नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई या आपका कुछ खास। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जिले एवं संभाग के बारे में। जैसे मध्य प्रदेश की कुछ पहले से ही बातें जानते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और उस समय मध्य प्रदेश के पास थे 43 जिले, 43 जिले। वर्तमान स्थिति यदि हम मध्य प्रदेश की देखते हैं तो हमारे पास जिलों की संख्या है 51, 51 जिले और संभाग की संख्या है 10। अब हमें संभाग याद करने हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे भोपाल संभाग। जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश का लकी नंबर है 5 और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो इसका भी लकी नंबर होगा 5। अब मध्य प्रदेश में भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? लकी नंबर 5, तो हम बोल सकते हैं कि भोपाल में कितने जिले हैं? लगभग 5 जिले हैं। जैसे पहला भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, ये 5 जिले भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे भोपाल जिला। भोपाल जिले की बात की जाए तो जब हमें पता होना चाहिए कि 1956 में मध्य प्रदेश बना था, 43 जिले थे। उसके बाद यदि नए जिले ऐड होते हैं तो 1972 को भोपाल एक नया जिला बनता है और इसी के साथ बना था राजनांदगांव। तो 1972 को हमारे पास 2 जिले मिलते हैं, एक मिलता है भोपाल और एक मिलता है राजनांदगांव। भोपाल 26 जनवरी 1972 को जब मध्य प्रदेश के 45वें जिले के रूप में शामिल होता है, उसके पहले वो भाग था सीहोर की एक तहसील का। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें 854 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 854 पर्सन पर किलोमीटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व है वो भोपाल के पास जाता है। अब भोपाल के पास जनघनत्व जाने का कारण क्या है? मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय यदि हमें मिलते हैं तो भोपाल में मिलेंगे। अब भोपाल में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं तो लोग पढ़ने के लिए जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो डेंसिटी यहाँ की बढ़ गई। तो यहाँ का जो औसत हमें घनत्व मिलता है, जनसंख्या घनत्व मिलता है प्रदेश अर्थात मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, वो मिलता है भोपाल में 854 व्यक्ति पर किलोमीटर। सर्वाधिक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ वाला भी जिला है हमारा भोपाल। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी मिलती है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, राजा भोज विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि अभी चालू भी होने वाले हैं, जैसे एक है सरोजनी नायडू विश्वविद्यालय भोपाल के। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय जो हमें पे देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे है। तो सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला भी कौन सा हो जाता है? भोपाल। अब शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थानों की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय वन प्रबंध संस्थान ये देश व एशिया का पहला संस्थान है जो कि हमें भोपाल के पास मिलता है। यहाँ पे हम एक शब्द को नोटिस करेंगे, भारतीय वन प्रबंध संस्थान। प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो भाई साहब जो राजधानी होती है, राजधानी में होता है सबसे अच्छा मैनेजमेंट। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान हमें कहाँ मिलेगा? भोपाल। यदि केवल मिलता भारतीय वन संस्थान तो इसका है, अब इसका ऑफिस हमें मिल जाता है जबलपुर। पर यदि इसका हेड ऑफिस या मेन ऑफिस की बात की जाए तो ये है देहरादून, क्योंकि ओनली वन संस्थान यदि होगा तो आपका आंसर या तो देहरादून मिलेगा या हमें आंसर मिलेगा जबलपुर। बट यहाँ प्रबंधन की बात कर दी तो सबसे अच्छा प्रबंधन तो हो सकता है राजधानी में, तो वन प्रबंधन संस्थान मिल जाता है हमें भोपाल में। अब मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा सुना है होटल मैनेजमेंट, तो भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान भी हमें मिलेगा भोपाल में। हमें पता है जितने भी आपके पुलिस कमांडेंट होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, एसआई होते हैं, तो इनकी ट्रेनिंग भी भोपाल में होती है। जिस ट्रेनिंग में जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है वो है नरहोना प्रशासनिक अकादमी, ये भी मिलती है भोपाल में। कृषि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव विषय है तो वो राजधानी के पास जाता है। तो कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी भोपाल में है। कृषि में कार्य होता है गाय का, बैल का, जो बड़े बड़े सांड होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भी हमें मिलता है भोपाल में। एशिया का
एकमात्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी है भोपाल में। अब यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1985 में इसकी स्थापना हुई है। हम याद करने के लिए कुछ चीजें समझ लेते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई है 1984 में। तो इंदिरा गांधी से रिलेटेड यदि बहुत सारी परियोजनाएं हैं, बहुत सारे कुछ ऑफिसेज वगैरह खुले हैं, कई चीज़ों की स्थापना हुई है, तो हमें उनका सन देखने को मिलता है 1985, क्योंकि व्यक्ति जब समाप्त होता है तो उसके बाद ही उससे रिलेटेड अच्छे कार्य किए जाते हैं। तो 1985 में स्थापित हुआ था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा करता है, मध्य प्रदेश के गौरव का प्रतीक है भारत भवन। भारत भवन की स्थापना हुई थी 1982 में और चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन भी यहीं पे, क्योंकि विधानसभा लगती है भोपाल में। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि एवं विधायी प्रशिक्षण संस्थान भी है भोपाल में। कुंजीलाल दुबे की बात की जाए तो विधानसभाओं को ऑर्गेनाइज करते हैं कहां पर? भोपाल में। तो कुंजीलाल दुबे विधि विश्वविद्यालय यदि बोल दे तो हमें पता है हमारा आंसर जाएगा भोपाल। हमें पता है सर्वाधिक विश्वविद्यालयों वाला जिला कौन सा है? भोपाल है। जब यहाँ पे बहुत सारे भोपाल है, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इतने सारे फार्मेसी वाले कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे जाएगा? भोपाल, क्योंकि जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। जहाँ सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर्स को, तो टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है भोपाल में। जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शाला, हमें पता है विधानसभा भोपाल। मैक्सिमम जितने भी नेता हैं सारे हैं भोपाल में, और नेता सारे कहाँ होते हैं? चोर, और चोर लोग होते हैं जेल में। तो जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शाला भी कहाँ पर है? भोपाल में। जेल में होती है पुलिस, तो पुलिस संस्थान भी कहाँ पर है? भोपाल में। पुलिस के साथ होते हैं कुत्ते, तो कुत्तों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो पुलिस श्वान प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पर है? भोपाल में। इतना सारा जनघनत्व 854 पर व्यक्ति पर किलोमीटर या 854 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं। अब यहाँ पे 854 व्यक्ति पर किलोमीटर में, तो भैया यातायात भी बिगड़ेगा, तो यातायात प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पर है? भोपाल में। कुछ यदि हम संग्रहालय की बात करें तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, जितने भी नेता सब दुष्ट और सारे दुष्ट कहाँ पे? भोपाल में। तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि है ना, इसको अदरवाइज हम नहीं लेंगे, हम याद करने के लिए मात्र ऐसा बोल रहे हैं। तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि कहाँ पर है? भोपाल में। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, ये भी कहाँ पर है? भोपाल में है। बिरला म्यूजियम भोपाल। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय भोपाल। राज्य संग्रहालय भोपाल। दूरसंचार संग्रहालय भोपाल। पर्यटन की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, गौहर महल एवं फिल्म सिटी, सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद तथा सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी मस्जिद दोनों मिलेगी भोपाल में। हमें याद होगा कि भोपाल पहले नवाबों का शहर था, बहुत सारे मुस्लिम्स रहते थे, तो हमने जैसे कि देखा नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद, सबसे छोटी 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, ये सब मुस्लिम चीज़ें, और ये कहाँ मिलेगी? हमें भोपाल में मिलेंगी। इस्लाम नगर का किला, अब इस्लाम शब्द आ गया, ये भी मुस्लिम है, तो इस्लाम नगर का किला भी कहाँ है? भोपाल में है। मछली घर है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दिखता है, मछली घर भी कहाँ पर है? भोपाल में है। चार्ल्स कोरिया, जिनकी हमने बात की थी कि इन्होंने भारत भवन बनाया था, इसके साथ इन्होंने क्या क्या तैयार किया था वो भी हम देख लेते हैं। भारत भवन, इंदिरा गांधी विधान भवन, पर्यावरण भवन, IIFM का भवन और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, ये सारे का निर्माण किया है चार्ल्स कोरिया साहब ने। एक बार फिर से बोलते हैं, चार्ल्स कोरिया साहब ने क्या क्या बनाया? भारत भवन, इंदिरा गांधी विधान भवन, पर्यावरण भवन, IIFM का भवन और गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। उद्योग की यदि हम बात करें तो BHEL ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित था। मैदा मिल, रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का क्षेत्रीय कार्यालय, तात्या टोपे स्टेडियम जिसे अब खेल संग्रहालय का दर्जा प्राप्त है, ये हम स्पोर्ट्स में वैसे भी पढ़ चुके हैं। प्रकाश तरुण पुष्कर स्टेडियम, बनी बात है भोपाल में सारे राजनेता है, भोपाल में मुख्यमंत्री साहब है, तो सबसे पहले हाईलाइट होता है भोपाल, तो प्रकाश तरुण पुष्कर स्टेडियम भी कहाँ पर है? भोपाल। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, ये मिलेगा आपको भोपाल में, जबकि नेहरू स्टेडियम हमें मिलता है कहाँ पर? इंदौर। चलिए, भोपाल में ऐसी ही कुछ चीजें हैं, हम आगे देखते हैं। सीहोर जिला की तरफ बढ़ते हैं।
सीहोर जिला का पहला नाम था सिद्धपुरा। यहाँ पे कुछ देखने लायक या घूमने फिरने वाली चीजें हैं, तो जैसा है आपका कुंवर चैन सिंह की छतरी, कठोतिया गुफा, लाल मस्जिद, पतंजलि की कर्मस्थली, रामतला मंदिर जो कि बहुत पुरानी, यदि हम बात करें कि मठ वगैरह है उसमें से एक पड़ता है, सारोमारा की गुफाएं हैं जो कि अशोककालीन है। याद रखें, अपन ने पहले कभी नहीं पढ़ा है सारोमारा की गुफाएं। सारोमारा की गुफाएं हमें कहाँ मिलेगी? सीहोर। सा से सीहोर, सा से सारोमारा। रफी अहमद किदवाई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर में है। हाँ, बहुत अच्छा। आवासीय खेल विद्यालय ना सीहोर में है। सी मतलब महिलाएं, और सीहोर तो जितनी भी महिलाएं होती वो अपने आवास में ही रह के खेलती हैं, बाहर खेलने कूदने नहीं जाती हैं। उनके लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बाहर सरकार के द्वारा नहीं की है, तो आवास में ही रह के क्या करती हैं, महिलाओं के लिए खेल की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आवासीय खेल विद्यालय कहाँ पर है? सीहोर। सा से सीहोर, सा से सलकनपुर। तो सलकनपुर का एक मेला लगता है, वो भी कहाँ पे लगता है? सीहोर में लगता है। सीहोर। अब हमें पता है सीहोर हमने याद किया था, सी मतलब महिलाएं, और महिलाओं में सबसे फेमस देवी है पार्वती जी। तो पार्वती नदी का उद्गम स्थल भी कहां पर है? सीहोर जिले से। सीहोर की बात की जाए तो यहां पर एक इसकी तहसील है बुधनी, जहां पे रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। शुगर मिल भी है सीहोर में एक। देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय हम ऊपर देख चुके थे अभी, तो आवासीय खेल विद्यालय भी कहां पर है? सीहोर में। कोलार नदी का उद्गम स्थल, वो कोलार जलाशय परियोजना हमारी सीहोर नदी पे पड़ती है। कोलार नदी हमने पहले नहीं पढ़ा है, तो याद रखेंगे अच्छे से कि कोलार नदी कहाँ पर है? सीहोर में है। ठीक, महिलाएं, सी मतलब महिलाएं बहुत ज़्यादा कोलाहल मचाती हैं, है ना। तो कोलार नदी या कोलार परियोजना भी कहाँ पर हमें मिलती है? सीहोर के अंतर्गत हमें ये परियोजना देखने को मिलती है। ट्रैक्टर प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग सेंटर है बुधनी में। ट्रैक्टर प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग सेंटर हमें मिलता है देखने के लिए बुधनी में। अब हम बात करते हैं विदिशा जिले की। विदिशा की बात की जाए तो विदिशा का पुराना नाम था या प्राचीन नाम था भिलसा, जिसे भेलसा, महामलिस्तना या बेसनगर भी कहा जाता है। विदिशा की यदि बात की जाए तो उदयगिरी की गुफाएं जो कि गुप्तकालीन है, जहां पर वीरसेन साहब का एक अंकल हुए हैं, कोई अंकल होंगे, वीरसेन साहब, इनका अभिलेख हमें देखने को मिलता है उदयगिरी की गुफा में। याद करने का तरीका है कि हमें अपना उदय करना है कैसा, जैसे विदेशियों का उदय हुआ था, तो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हमें मिलेंगी? विदिशा में देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर एक अभिलेख मिलता है, विदेश हो गया तो विदिशा हो गया, ठीक, विदेशिया वहाँ से शब्द आ गया। तो एक जो ऐसा अभिलेख है, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख है, या एक ऐसा अभिलेख है जो कि गैर सरकारी अभिलेख है, जो कि किसी विदेशी के द्वारा लिखा गया, तो वो मिलेगा विदेश में। उस अभिलेख का नाम है हेलियोडोरस का अभिलेख, या इसे कहा जाता है करुण स्तंभ अभिलेख, या कहा जाता है बेसनगर का अभिलेख। तो यहां पर ये किस धर्म से रिलेटेड है? ये धर्म से रिलेटेड है, भागवत धर्म से रिलेटेड है। यहीं पर विदिशा में है सम्राट अशोक सागर परियोजना, जो कि हलाली डैम है, इसके ऊपर बनाया गया है। हमें याद रहेगा कि सम्राट अशोक ने एक ही युद्ध लड़ा था, क्या? कलिंग का युद्ध लड़ा था। अब इन्होंने बहुत सारे लोगों को हलाल कर दिया था। तो हलाली सागर परियोजना किसका नाम है? अशोक सागर परियोजना का नाम है हलाली सागर परियोजना। यह सम्राट अशोक परियोजना पे कौन सा डैम बना है? हलाली डैम बना हुआ है। विदिशा चना उत्पादक जिला है। अब हमें याद कैसे रहेगा कि चना उत्पादक जिला है? तो विदेशियों को अपने लोहे के चने चबा दिए थे। एक मुहावरा भी होता है कि लोहे के चने चबाना। तो जितने भी विदेशी आए थे अपन उनको क्या चबाए? लोहे के चने चबा दिए, उनको भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी, कुछ किताबों में हमें कुमार देवी देखने को मिलता है, महादेवी देखने के लिए मिलता है। हो सकता है कभी कभी नाम सुनने में जाए श्री देवी। तो सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी भी कहाँ की थी? विदिशा की थी। उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर परमार वंशकालीन है, वो भी यहीं पर पड़ता है ना, तो विदिशा में। यहाँ पे होता है, एक जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कि मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गंजबा सौदा, वो भी कहाँ पर है? विदिशा में है। ग्यासपुर का मालन देवी मंदिर, उदयगिरी की 12 अवतार की प्रतिमा,
और एक हुए हैं जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्मस्थली, वो भी विदिशा में है। अब हम बात करते हैं रायसेन जिले की। रायसेन रातापानी अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर रात को बोला जाता ना, रायते रहते घर वाले यार पानी भर के रख लो, पानी भर के रख लो, तो रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायसेन में है। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं जो कि पाटनी गांव में है, ये भी कहाँ पर है? रायसेन में। मृगेंद्रनाथ लग रहा है किसी बाबा का नाम होगा, कोई साधु होंगे मृगेंद्रनाथ ना, तो बाबा लोग राय देते रहते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अपनी बातों में पटा लेते हैं, अपन को पटिया लेते हैं। तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर है? पाटनी गांव, रायसेन। एक नदी का उद्गम स्थल भी रायसेन से हमें पता है, इससे हमें पता है कौन सी नदी? बेतवा नदी ना। बेतवा नदी कुमारा गांव रायसेन से निकली है। वही कुमारे व्यक्ति बेताब रहते हैं फालतू की राय देने के लिए, ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो, तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ है? रायसेन, कुमारा गांव। और हमें ऐसे लोगों की राय में नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम उसमें धंस जाएंगे, फालतू उसमें फंस जाएंगे। तो धसान नदी भी कहाँ से निकली है? रायसेन से निकली हुई है। मंडीदीप औद्योगिक केंद्र, ये भी हमारा पड़ता है रायसेन में। जापान के सहयोग से यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का एक कारखाना स्थापित किया गया है, तो वो कहाँ पर है? मंडीदीप, रायसेन। हमें याद होगा कि सांची के बौद्ध स्तूप के लिए फेमस है आपका रायसेन। रायसेन में सांची का बौद्ध स्तूप है, जो कि किसी भी बौद्ध की बात करें हम बोलेंगे बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के रूप में से जाना जाता है। जो सांची का स्तूप है, यदि हम उसकी बात करें तो सांची के स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने, ठीक। और उसके जो द्वार बना है ना सांची स्तूप में, जब हम एंटर करते हैं तो बाहर जो गेट बना है, जिसकी प्रतिलिपि हमें देखने को मिल जाएगी कहाँ? हाईकोर्ट पार्क, जबलपुर हाईकोर्ट के चौराहे के पास, वही है सांची गेट ना, कुछ उसी आकार का बनाया हुआ है। तो सांची गेट हम इतना बड़ा बनाते हैं कि उसमें 3-4 वाहन चले जाएं, तो भैया जितना बड़ा गेट है यहाँ पे 7-7 वाहन जा सकते हैं। तो सांची के गेट का निर्माण कराया है, वो किसने कराया है? सातवाहन वंश ने इसका निर्माण कराया है। इसके बाद बात की जाए कि इसकी ग्रिल जो चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है ना, ये बाउंड्री का निर्माण कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो इस प्रकार का है सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप यूनेस्को में कब शामिल हुआ है? 1989, ठीक, 1989 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ है। हम आगे बात करते हैं, ये विश्व विरासत स्थल भी है, सही है। विश्व का सबसे बड़ा शैल श्रह समूह, या हम बोले विश्व का सबसे बड़ा गुफाओं वाला समूह, बहुत सारे शैल चित्रों के समूह, यदि हम बात करें तो वो हमारे रायसेन में पड़ते हैं भीमबेटका की गुफाएं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा शैल समूह, गुफाओं का झुंड, गुफाओं का समूह, ये कहाँ देखने को मिलता है? रायसेन में। रायसेन में भी कौन सी गुफाएं? भीमबेटका की गुफाएं। जैसे आप रायसेन पहुंचते हो तो आपको एक स्टेशन दिखता है ओबेदुल्लागंज, बस उसी के पास पड़ती हैं रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं ना। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो भी यूनेस्को में शामिल है, और सन 2003 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। बोलता है कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में है ना। मकर संक्रांति, शिवरात्रि, बसंत पंचमी यहाँ पर मेला लगता है। और जो हम बात करें भोजपुर की, तो भोजपुर को कहा जाता है पूर्व का सोमनाथ। रायसेन जिला का कुचबाड़ा ग्राम में आचार्य रजनीश अर्थात अपने ओशो जी, इनका जन्म हुआ था। रायसेन जिले के कुचबाड़ा ग्राम में आचार्य रजनीश ओशो का जन्म हुआ था। रायसेन में किले हैं, बहुत सारे किले हैं, जैसे आपका राजा रोहित महल है, बादल महल है ना। ये दोनों किले हमें कहाँ मिल जाते हैं? रायसेन में। रातापानी अभ्यारण्य हो गया, फरीदुल्ला की दरगाह हो गई। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट ग्रेनाइट की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट ना। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट ये ग्रेनाइट की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अगला जिला राजगढ़। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ में पड़ता है। अपन याद किया था नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय सब राजा थे, तो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है? राजगढ़। नरसिंहगढ़ का किला, गिन्नौरगढ़ का किला जो कि तोते के लिए फेमस है, ये भी कहाँ पर है? राजगढ़ में। हमने याद किया था गिन्नौरगढ़ का किला, गिन्नौरगढ़ तोते के लिए फेमस है। जो तोते होते हैं वो सुबह सुबह निकलते हैं जब सूर्य भगवान का उदय होता है।
तो जो गिन्नौरगढ़ का किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? उदय वर्मन ने। राजगढ़ देश का ऐसा पहला जिला है जिसने पृथक मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, अर्थात मानव विकास रिपोर्ट पेश करने वाला पहला जिला है राजगढ़। और यदि विश्व में बात की जाए कि विश्व में पहली बार किसने पेश की, तो वो पेश की थी लंदन ने। और भारत का पहला राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट को पेश किया तो वो था मध्य प्रदेश। इस प्रकार हमने देखा, बहुत कम ही चीज़ देखी, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं देख पाए, कि हमने आज कंप्लीट किया भोपाल संभाग। भोपाल संभाग के 5 जिले, सबसे पहले हमने सुना था भोपाल जिला, फिर हमने देखा सीहोर जिला, उसके बाद विदिशा, देन रायसेन और फाइनली राजगढ़। चलिए अगला हम संभाग करेंगे रीवा संभाग, जो कि अगली रिकॉर्डिंग में आपको सुनने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।